Namaskar बच्चों. Today we are going to start the class of the Constitution of India. Constitution of India. बच्चों ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके सिलेबस जो जनरल इंडस्ट्रियल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसका एक पार्ट है. और एज ए लॉ स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वही इंपॉर्टेंस है एक इंडियन के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए, जो कि एक हिंदू के लिए गीता का, एक क्रिश्चियन के लिए बाइबल का, एक मुस्लिम के लिए कुरान का इंपॉर्टेंस है. क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म गीता के बिना अधूरा है, मुस्लिम धर्म कुरान के बिना अधूरा है, और क्रिश्चियन ईसाई धर्म बाइबल के बिना अधूरा है, उसी तरह से इंडिया बिना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अधूरा है. बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आप ना कोई रूल बना सकते हैं, ना कोई रेगुलेशन बना सकते हैं, ना ही देश में कोई डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है. क्योंकि सभी रूलों का जो बेसिक है वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई हमारा देश कैसे चलेगा, हमारी जुडिशियरी कैसे चलेगी, हमारा एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगा, हमारी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, वो सारी चीजें, हर चीज का प्रोविजन, कोई लॉ कैसे बनेगा, किसी लॉ का संशोधन कैसे होगा यानी अमेंडमेंट कैसे होगा, या किसी भी लॉ के लिए जो यदि हमें उसे हटाना है, खत्म करना है, वो सारे प्रावधान, सारे प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हुए हैं. अब बात कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें आपके जो सिलेबस में दिया गया है एज ए CS एग्जीक्यूटिव, उसमें बेसिकली जो आपको पढ़ना है, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका सिलेबस कन्फाइंड है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही वाइड है. ये इतना ही वाइड है कि यू कैन से दैट दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज इन कोडेड और रिटन फॉर्म. क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन कोडेड नहीं है, जहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है. इवन इंग्लैंड के बारे में भी कहा जाता है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, या बहुत सारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है. आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले क्या चीजें हैं कि बेसिक चीजें ही पढ़नी है, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ना है, जो कि कहीं भी किसी भी लॉ एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो LLB कर रहे हो, चाहे वो किसी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CS के लिए हो, तो CS में तो जो आपका सिलेबस है हम उसको सारा को कवर करेंगे ही करेंगे. इसके अलावा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इतने कॉमन हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उनके भी सिलेबस को कवर करता है. अब बात करते हैं हम कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों हम सबसे पहले इसमें जो कुछ चीजें दी गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा जो है प्रियम्बल. तीसरा जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फंडामेंटल राइट्स. DPSP, that is called Directive Principle of State Policy. Fundamental duties. फिलहाल हम इतने की बात करते हैं. इसके अलावा भी और भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हमें पढ़ने हैं, जो कि इसमें हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है और सबसे जो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. फिर
डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और अदर है जैसे कि प्रियम्बल से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है। बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनसे भी क्वेश्चन तो आने को कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन का पार्ट कवर करता है दैट इज फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक जो इसमें आपको दिए भी हुए हैं, अब जैसे कि अदर टॉपिक आपको दिए हुए हैं कि टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, तो टाइप्स ऑफ रिट्स भी हैं, वो भी एक तरह से देखें तो फंडामेंटल राइट में ही आ जाता है। उसी तरह से आपको दिया हुआ है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो भी एक फंडामेंटल राइट के ही पार्ट किसी न किसी तरह से बन जाता है, उसी में कवर होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये इस तरह से पार्लियामेंट्री कमिटी है। और भी चीजें हैं आपके कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, कि ये जो लॉ बनाएंगे इसके। तो हम अब एक एक करके हमारे जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक के बारे में एक एक करके जो है बात करते हैं। जैसे कि यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर कहें या प्रियम्बल जो है सो हम कहें, तो प्रियम्बल की बात करते हैं, जिससे कि जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। प्रियम्बल का जो मतलब होता है, मीन्स आप कोई भी बुक उठा करके देखोगे, उस बुक में हिंदी में जो वर्ड रहता है दैट इज कॉल्ड प्रस्तावना, इंग्लिश में जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। प्रियम्बल मीन्स क्या होता है, इन ब्रीफ everything is written about the book, about the content of the book in the preamble। और वो शुरुआत में ही किसी भी किताब को आप, किसी भी बुक को आप उठा के देखोगे, उस बुक के स्टार्टिंग में प्रियम्बल लिखा जाता है, मींस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। इसी तरह से प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी हमें इन ब्रीफ 2-4 लाइनों में हमें बता देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वही कवर करता है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे कि अब यदि हम देखें कि प्रियम्बल में लिखा क्या है, तो सबसे पहले आप एक एक चीज को देखेंगे, इसे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। प्रियम्बल में जो बात लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to serve all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote
them all fraternity arising the dignity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. पहले एक बार आप लोग देख लें जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद इसको मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं। क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर democratic republic and to serve all its citizens justice, that is social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote them all, fraternity, assuring the dignity of the India and the unity and integrity of the nation। तो ये सारा चीज एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, इनको थोड़ा से डिटेल में जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है और इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली बात क्या चीज है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है, यहां पे ये नहीं कहा गया है कि स्टेट या नेशन, यहां पे बात की गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम इंडियंस, हम इंडिया के लोग। यहां पे क्या चीज कह रहे हैं? हैज बीन ड्रॉन अप एंड इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मींस क्या चीज है कि हमने जो बनाया है, हम जो भी चीजें हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम इंडियंस की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन। तो सबसे पहली बात क्या चीज है कि सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब जो है कि गवर्नमेंट के पास सुप्रीम राइट होता है। जिस कंट्री में, उस कंट्री को सोवरेन कंट्री कहा जाता है जहां पे गवर्नमेंट के पास सुप्रीम राइट होता है टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मींस जो हमारे इलेक्टेड पर्सन है। सोवरेन कंट्री कौन सी होती है? सोवरेन कंट्री वो होती है कि जिस कंट्री के पास जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट किन्होंने इलेक्ट किया होता है? जिसने पीपल ऑफ इंडिया ने इलेक्ट किया होता है। उन्हीं के पास चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो, उन सभी बातों पे डिसीजन लेने का अधिकार होता है। ऐसी कंट्री को सोवरेन कंट्री कहा जाता है। मींस हमारे कंट्री के ऊपर किसी आउटसाइड पर, किसी अदर कंट्री का, किसी अदर एक्सटर्नल लोगों का किसी भी मैटर में कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सोवरेन कंट्री। तो आप ये चीज समझ गए कि सोवरेन मतलब क्या चीज होता है। उसके बाद है कि सोशल। तो सबसे बड़ी बात यह चीज है कि किसी भी कंट्री में जो वेल्थ क्रिएट किया जाता है, जो सिस्टम बनाया जाता है, वो सिस्टम किसके द्वारा बनाया जाता है? वहां के लोगों के द्वारा। जो उस कंट्री में लोग हैं, जो उस कंट्री के सोसाइटी में लोग हैं, उनके द्वारा ये चीजें क्रिएट की जाती है। तो सबसे ये चीज क्या है? सोशलिस्ट, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया जो सोसाइटी होंगे। तो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली टू द सोसाइटी। मींस की जो भी वेल्थ जनरेट किया जाएगा, जो भी वेल्थ जनरेट किया जाएगा, उसे वहां के लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अब बराबर बराबर बांटने की बात जो है, इसका मतलब ये चीज नहीं है कि आप
बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उतना ही वेल्थ मिलेगा जितना कि नहीं मेहनत करने वालों को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो पर्सन जितना डिजर्व कर रहा होगा, जो पर्सन जितना कर रहा होगा, जितनी मेहनत कर रहा होगा, जिस पर्सन की जितनी योग्यता होगी, एबिलिटी होगी, उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये चीज है कि गवर्नमेंट विल थिंक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोशलिस्ट का मतलब आपने समझ लिया कि रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड। यानी कि ऐसा है कि जैसे पहले के समय में होता था, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, इससे पहले क्या चीज होता था, आपने ये चीज देखा होगा, चाहे जो सो आपने फिल्मों में देखा हो या कहीं पे आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि इंडिया में सबने पहले जो है राजा ने का चलता किंगडम होता था। किंगडम के बाद फिर फर्दर जो है मुगल शासन आया, मुगल शासन के बाद अंग्रेज आए, तो जो ब्रिटिशर्स आए उन सबके टाइम तक में क्या था, और जमींदार की प्रथा, जो लैंड ओनर्स की प्रथा थी, वो हमारे यहाँ पे बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इनफैक्ट जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, जिस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को मिलाया था इंडिया के अंदर, उस समय भी एक एग्रीमेंट हुआ था कि उन लोगों को, जो भी राजा महाराजा हैं, उन लोगों से जमीन मांगी गई थी बाद में जाकर के, और उसके बदले में उन्हें जो है सो ये चीज कहा गया था कि आपको अपने मेंटेनेंस के लिए हम कुछ पैसे देंगे, जो कि कुछ नहीं लाखों में होते थे, आज के हिसाब से देखें तो करोड़ों में हो जाएंगे, इस तरह से, जिसे कि कहा जाता था प्रिवी पर्स। लेकिन आपको एक चीज ये पता होगा कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो सोशलिस्ट माइंडसेट के पर्सन थे। उनका ये मानना था कि हमारे जो भी लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आगे देखोगे तो उसमें भी आपको क्लियर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया है कि जो पिछड़े लोग थे, जैसे कि कहा जाता है कि दलित वर्ग के हो, शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जो है सो कुछ रिजर्वेशंस, आरक्षण दिए गए हैं। वो उसका पर्पस ये नहीं था कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, बल्कि जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड था, जो हमारे यहाँ पे एक परंपरा थी, उसमें इन लोगों को काफी जो है पीछे छोड़ दिया गया था। इन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था, इन्हें जो है सो प्रॉपर कोई भी किसी चीज का राइट नहीं मिलता था। तो इन चीजों, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो हमारी गवर्नमेंट, और जबकि आप जानते हैं कि जब हमारी आजादी हुई थी, तो आजादी के समय में हर वर्ग के लोगों ने उसमें भाग लिया था, चाहे वो महिला हो, लेडीज हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब ने मिलकर के जो है सो इस आजादी में भाग लिया था। आजादी में जब, तो उन्हें यही चीज कहा गया था कि हमें जब आजाद हो जाएंगे तो सभी को एक बराबर दर्जा मिलेगा। तो इस पर्पस से तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी ये चीज लिखा गया कि सोशलिस्ट की बात की गई। तो सोशलिस्ट मीन्स समाज में हर तबके को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये चीज है क्या, सोशलिस्ट का मतलब कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, और गवर्नमेंट जो भी वेल्थ जनरेट करेगा, जो भी इनके पास रिसोर्सेज होंगे, वो सोसाइटी में सभी लोगों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी। फर्दर सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज जानते हो, पाकिस्तान दैट इज अ मुस्लिम कंट्री, नेपाल दैट इज अ हिंदू कंट्री। कहीं पे पाकिस्तान क्या है, उसे जो है सो मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। मीन्स वहां पे मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन जो है वो वहां का रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है। नेपाल में हिंदू रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन को यहां पे ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया है। इट मींस जहां पे
हर रिलीजन के लोगों को रहने का पूरा अधिकार है और उनके रिलीजन की पूरी रक्षा की जाएगी, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। आजकल पॉलिटिक्स में भी जो है सो ये सेक्युलर नॉन सेक्युलर की काफी चर्चा होती है, ये भी चीज आप लोग देखते हैं। तो यहां पे क्या चीज कहा गया, सेक्युलर। तो एक जो है सो कैरेक्टर क्या हो गया हमारा, एक कैरेक्टर हो गया सोवरेन। सोवरेन का मतलब आपने समझ लिया, सोशलिस्ट देखा, सेक्युलर। सेक्युलर के बाद फिर क्या है, डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट में जो एक चीज ये था कि वहां पे एक सोशल स्टेटस, सबको बराबर, सबकी सुरक्षा की जाएगी। डेमोक्रेटिक में क्या चीज कहा गया है कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मींस क्या चीज होता है कि आज के डेट में जो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, उसका मतलब ये चीज है कि यहाँ पे जो प्रजा है, यहाँ की जनता जो है, यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के सिटीजन जो है, उनके पास अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे, यानी इलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होता है। तो यहां पे एक चीज है क्या कि डेमोक्रेटिक मीन्स कि जिस कंट्री के पब्लिक के पास, जिस कंट्री के पीपल के पास इस चीज का अधिकार हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ कंट्री इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड ऑफिसर एंड इट इज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। तो यहां पे रिपब्लिक का मतलब क्या है कि भाई साहब, राजा महाराजाओं का टाइम अब नहीं है कि आप, राजा दशरथ राजा थे तो उनके बेटे राम राजा बन गए, राम के बेटे लव कुश राजा बन गए। और आपने ये चीज देखा होगा कि महाभारत काल में कि कई ऐसे राजा थे, जैसे कि महाराज कंस, उनके पिता उग्रसेन वो राजा थे, बड़े ही अच्छे राजा थे, उनकी लोग बड़े जो सम्मान करते थे, वो अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। और उनके बेटे कंस, क्योंकि वो उग्रसेन महाराज के बेटे थे, इसलिए वो राजा बन गए। और वो राजा बन गए और उसके बाद उन्होंने प्रजा को सताना शुरू कर दिया, उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो ये चीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता है। जो एक रिपब्लिक कंट्री होगी, यहां पे कोई ऐसा कह सकते हो कि पुश्तैनी ये नहीं चलता है कि पापा राजा तो बेटा राजा, ये चीज नहीं चलता है। यहां पे क्या चीज होता है कि भैया आपने देखा होगा, हमारे यहां पे आजकल चल ही रहा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। Later, his daughter, Mrs. Indira Gandhi, also became the Prime Minister of India. Later, her son, Sri Rajiv Gandhi, also became the Prime Minister of India. But what about Rahul Gandhi? He is struggling even to win the candidature of the MP. तो ये चीजें रिपब्लिक कंट्री का यही एक सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहां पे यदि आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है तो आप नहीं बन सकते हैं। ये चूंकि हमारे दादाजी भी थे, हमारे नाना जी भी थे, हमारे पापा जी भी थे, तो हम भी राजा, वो जमाना अब नहीं है। ये जब से हमारी कंट्री आजाद हुआ तब से वो चीजें खत्म हो गई। तो दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। उसके बाद जाके बात आते हैं, तो ये तो हो गया बेसिक प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है इसके कैरेक्टर कि क्या क्या होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये क्यों इस तरह के जो होंगे, तो किस वजह से होंगे, क्या करने के लिए होंगे, इनका पर्पस क्या होगा? इनका पर्पस होगा टू सर्व ऑल इट्स सिटीजन्स। ऑल इट्स सिटीजन्स, हमें तो अपने सिटीजन से मतलब है। और सिटीजन कौन होते हैं ये आगे देखेंगे कि सिटीजन कौन होते हैं। तो यहां पे आप सबसे पहले हम जहां तक डिस्कस किए हैं उस चीज को समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब आप समझ गए कि कौन होते हैं, कि कौन जो है सो यहाँ पे पीपल जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उन्होंने जो है सो क्या चीज किया है कि जो यहाँ के लोग हैं, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली। तो सोलेमली रिजॉल्व नॉट डिसाइडेड। देखो आप लॉ पढ़ रहे हो और ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक चीज है, तो वर्ड्स को समझना सीखो। रिजॉल्व
मीन्स रिजॉल्व, आप इन सिंपल लैंग्वेज यदि आप कह सको तो ये जो है सो हमने एक अपना ये रखा है, अपना जो है सो अपनी राय रखी है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है फिर वो रेजोल्यूशन जो है सो रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि डिसाइड ही होता है, लेकिन सब लोग मिलके इसको डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। हम सब लोगों ने, इंडिया के हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है, ये जो है सो प्रस्तावना रखा है कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? इंडिया तो आज से है नहीं, इंडिया तो जो है सो जमाने से है, कई 100 साल से है, तो इंडिया तो था ही। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो कि सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, यानी कि हमारा इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मीनिंग मैंने आपको बताया कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन का मतलब ये चीज होता है कि गवर्नमेंट जो होगी उसके पास सुप्रीम राइट होगा, वो जो है सो सारे रूल्स बनाएगी, सारे इंटरनल एक्सटर्नल मैटर पर डिसीजन लेगी, और कोई आउटसाइड एजेंसी, कोई बाहर वाले इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड सॉवरेन कंट्री। सोशलिस्ट, जहां पे गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो कंट्री के लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, उनके जो है सो उनके बीच में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करे, यानी कि कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहे। सेक्युलर मीन्स पर्सन ऑफ एनी रिलीजन शैल बी सेफली हैव द राइट टू रिजाइड इन इंडिया एंड दे कैन सिक्योर देयर राइट ऑफ द रिलीजन, यानी कि यहां पे किसी धर्म के आधार पर हर धर्म के लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या चीज है कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जहां पे पीपल जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। किस चीज का? कि वो अपने रूलर को, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और किसी भी बात के लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। एंड रिपब्लिक एंड टू, तो ये तो हो गया इस तरह के, ये इसके कैरेक्टर्स हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर हुआ ये। अब इनका काम क्या होगा? ये तो कैरेक्टर हो गए, पर्पस इनका क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा इनका? तो ऑब्जेक्ट होगा टू सर्व ऑल इट्स सिटीजन, कि इंडिया के सभी सिटीजन को सर्व करेंगे क्या? जस्टिस। किस तरह का जस्टिस? सोशल का मतलब आप समझ गए कि सामाजिक, सोसाइटी में फियरलेस होकर रहे लोग, इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इकोनॉमिक का मतलब क्या चीज हो गया? कि इन्हें कभी ऐसा नहीं हो कि इनके पास रोजगार नहीं हो। तो क्योंकि हमारे यहां पे क्या है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो रोजगार क्रिएट करे, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, वो रोजगार पैदा करे, वो इंडस्ट्री लगाए, वो अदर हॉस्पिटल्स बनाए, हर चीज जो है क्रिएट करना इनका काम है। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी कि आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं, आपको पॉलिटिकल मैटर में कहीं कुछ राय देनी है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये चीज है, पहला पर्पस क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद है लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी, स्वतंत्रता मीन्स सबको अच्छा लगता है लिबर्टी तो सभी को अच्छी लगती है, यानी कि जो मन चाहे वो करो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, नहीं घूमना है मत घूमो। आजकल जैसे ये होता है कि मोबाइल देखते रहना है, मोबाइल देखते रहो, तो इसकी भी आजादी। तो ये चीजें क्या कहता है? लिबर्टी किस चीज की? यहां पे देखिए, तो उन चीजों के लिबर्टी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि आपको जो सोचना है सोच सकते हो। लिबर्टी इस चीज की, जो सोचना है वो आप सोच सकते हो। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपको जो भी चीजें एक्सप्रेस करनी है, अपने विचार एक्सप्रेस करने हैं,
विचार सोचने का भी आजादी है, अब उस सोच को व्यक्त भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। बिलीफ, आपकी मान्यताएं क्या होगी। मान लो कि आपको लगता है क्या कि भगवान एक है, मैं कहता हूं 33 कोटि देवी देवता है, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब फ्री है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। कोई कहेगा राम भगवान बड़े अच्छे थे, कोई कहता है काली माता बड़ी अच्छी है, कोई कहता है अल्लाह बड़े अच्छे हैं, कोई कहता है गॉड बड़े अच्छे हैं। तो ये बिलीफ, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, तो सभी लोगों को यहां पे लिबर्टी होगी। लिबर्टी किस चीज की होगी कि किसी भी तरह का किसी आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा यदि होगा कि किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, तब तो अराजकता फैल जाएगी, इनडिसिप्लिन हो जाएगा सोसाइटी। यहां पे फिर डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब सभी को यदि हर चीज करने की आजादी मिल जाएगी, तो जो ताकतवर है वो कमजोरों को दबाना शुरू करेगा। तो ये कहता है नहीं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जो रीजनेबल लिबर्टी होनी चाहिए। यानी कि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने दिया जाएगा, कोई किसी रिलीजन को मानना चाहता है तो उस पर मीन्स की विदाउट हार्मिंग द अदर पर्सन, विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी और द कंट्री और इट्स कल्चर, मीन्स की किसी भी तरह का किसी को नुकसान किए बिना आप जो चीज करना चाहते हैं, चाहे कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बिलीव, कुछ फेथ एंड वर्शिप, जिस भगवान की पूजा करना चाहते हैं। कोई जो है सो शंकर भगवान की पूजा करता है, खूब ओम नमः शिवाय करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है, कोई जो है दुर्गा माता की पूजा करते हैं, मीन्स कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई वाहेगुरु को यानी कि सिख धर्म अपनाते हैं, कोई जैन धर्म अपनाते हैं। तो जिनको जो अपनाना है, जिस तरह की पूजा करनी है, जो मान्यताएं रखनी है, जो एक्सप्रेस करना है, जो थॉट रखना है, उसकी आजादी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट योर थॉट, योर बिलीफ, योर एक्सप्रेशन शुड नॉट harm any person mentally, physically or harass any person, the society, the glory of India, यानी किसी भी को, the heritage of India, किसी को भी किसी तरह का यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो कि आप फंडामेंटल राइट में भी पढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल। अब यहां पे बात करते हैं कि आप आर्टिकल 14 जब पढ़ोगे, आर्टिकल 14 से 18 जो है वो इक्वालिटी, वो राइट ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं उसे। तो राइट ऑफ इक्वालिटी में क्या चीज है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो कुल मिलाकर यहां पे क्या चीज कहता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि बराबर लोगों की, जो जिस स्टेटस के हैं उन सभी को इक्वालिटी दी जाएगी, एंड द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट देम ऑल, और सभी को प्रमोट होने के लिए, सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। Fraternity assuring the dignity of the individual means all of us should behave as if we are members of the same family. Fraternity का मतलब क्या होता है कि आप ये चीज कह सकते हो, कई बार आपने वर्ड सुना होगा कि ये CS फ्रेटर्निटी के हैं, या ये जो है सो लॉ फ्रेटर्निटी के हैं, या ये जो है IS फ्रेटर्निटी के हैं। मीन्स कि ऐसा फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि लगभग जैसा एक सोसाइटी या एक फैमिली। तो हमें जो है इस तरह से करना है कि सभी लोग ऐसा बिहेव करें कि सभी लोग एक फैमिली मेंबर हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और ऐसा नहीं कि घर में भाई साहब जो सबसे बड़े हैं, जैसे घर में क्या होता है कि पापा है तो वो पैसे वैसे कमाते हैं तो उनकी बड़ी इज्जत होने लगे, और घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो बेचारा भले कितना भी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है उसकी इज्जत मत करना, लेकिन जो खूब पढ़ रहा है, स्कूल में अपने क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसको जो उधर जाता है वो डांट देता है, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है। तो मीन्स ये कहने का मतलब है कि कहीं सोसाइटी में हर इंसान का जो अपना एक स्टेटस होता है, उस चीज को कोई भी किसी भी तरह से उसे कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है, बल्कि सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यदि कोई पिछड़े वर्ग से है तो उसे आगे भी बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये चीजें थी हमारी
of the dignity of the individuals and the unity and integrity of Indian nation। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या चीज है कि आपने ये चीज देखा कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द, तो कुल मिला के जो प्रियम्बल में लिखा हुआ था उस प्रियम्बल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो प्रियम्बल के बाद आके आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं हम फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, मैं चल रहा हूं वैसे ही जो आपके स्टडी मटेरियल में जिस तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट वाइज मैं वैसे ही चल रहा हूं। सबसे पहला डिस्कशन आपके स्टडी मटेरियल प्रियम्बल का किया गया था, तो मैंने प्रियम्बल पे डिस्कशन किया। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? 395 लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थ्री 395 आर्टिकल्स, ट्वेल्व शेड्यूल्स and 22 parts। 395 आर्टिकल का मतलब आप ये मत सोचना कि 395 ही है। 395 का मतलब और भी ज्यादा है, क्योंकि आप आगे देखो ही कि जैसे आप आर्टिकल 19 ही देखोगे, आर्टिकल 19 1A 1B 1C 1D 1E 1G इस तरह से है, 6 तो उसी में है। उसी तरह से आप देखोगे 30A 30B, इस तरह से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो सीधा नहीं है, उसमें ए बी करके भी जो है बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये ज्यादा हो जाते हैं। 12 शेड्यूल्स, तो आर्टिकल तो आज भी उतने ही है जितना जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब है, लेकिन ये शेड्यूल स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स 9 शेड्यूल्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज 12 शेड्यूल हो गए हैं और 22 पार्ट्स। तो ये तो है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतने पार्टों में बटा हुआ है। अब यदि इसके फ्रेमवर्क की बात हम करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है उसकी बात यदि हम करें, तो सबसे ऊपर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कि यूनियन भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद इसे 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? एग्जीक्यूटिव्स। दूसरा क्या है? लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट। एंड तीसरा क्या चीज है? ज्यूडिशियरी। ज्यूडिशियरी। एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, एग्जीक्यूटिव्स में क्या क्या होता है कि आप पहले एक चीज देख लो आप कि सबसे पहले क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद इसे 3 हिस्से में बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। ये 3 हिस्से हैं इसके। उसके बाद एग्जीक्यूटिव को जो कंसिस्ट करता है, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या चीज होगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मेंबर्स। यानी कि क्या होंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मेंबर। मैं पहले ये ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद जाके फिर यहां पे लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में क्या क्या चीज होंगे? ग्रुप ऑफ इसमें 2 होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा।
इसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या चीज होगा? टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इनकी क्या होगा? इनका काम होगा टू मेक लॉज, और इनका क्या काम होगा? टू सॉल्व conflicts between executive and legislative others। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे सबसे पहले आप देख लो कि सबसे जो सुप्रीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके तीन हिस्से हैं, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये तीन है। इसमें मैंने यहां पे जो लिखा है एग्जीक्यूटिव में कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, तो सिर्फ इतने ही नहीं आते हैं। ये तो सेंटर की बात कर रहा है, ये सेंटर की बात कर रहा है। इसमें आप एग्जीक्यूटिव में उन्हें भी डाल सकते हो कि जैसे इनका काम क्या चीज है, सॉरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी आप डालोगे। और उसके अलावा जो है सो यहाँ पे कौन होंगे? तो इनका ये कैबिनेट जो जैसे दिया हुआ है कैबिनेट, तो कैबिनेट का जो है जो सिंपली इनका ये चीज रहता है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट में जिसे विधानसभा आप कहते हो, वो भी जो होगा इसमें एग्जीक्यूटिव में फॉल करेगा, और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में फॉल करते हैं। लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा के अलावा विधानसभा भी आएगा जो कि स्टेट लेवल पे होगा। इनका काम है स्टेट लेवल का जो मैटर होगा वो विधानसभा में कितने जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होगा, और जो यूनियन लेवल का जो होगा वो लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा पास होता है। जुडिशियरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आएगा, जुडिशियरी में ये सब सुप्रीम है। जुडिशियरी में जो आपके आएंगे, जुडिशियरी में हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स भी आएंगे, लोअर कोर्ट्स भी आते हैं। तो बेसिकली आप एक चीज ये समझ लो, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिंपल सी बात आप एक चीज ये समझ सकते हो कि पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम तीन पार्ट में बटा हुआ है। वो तीन पार्ट क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इनका काम क्या चीज है? इनका काम है लॉ बनाना। जो लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, इनका काम है लॉ पास करना, लॉ बनाना। इनका काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना। और इनका काम है, जो जुडिशरी वाले हैं, इनका काम है उसको रिव्यू करना, और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में तो उस चीज को रिजॉल्व करना। ये इनका जो है सो बेसिक डिस्टिंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी में। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है इसका। इसके बाद जाके आप देखेंगे कि प्रियम्बल की बात हमने कर लिया, स्ट्रक्चर हमने देखा। स्ट्रक्चर में जो क्या चीज है कि हमने स्टार्टिंग में देखा क्या कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का है। अब कहते हैं कुछ लोग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं यूनियन है, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं है, ये खिचड़ी बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल कैसे है? फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब ये चीज होता है कि जहां पे जो सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी कि दो हिस्से में इसको बांट देते हैं, यूनियन एंड स्टेट को। यूनियन एंड स्टेट में तो कुछ राइट्स जो होते हैं
वो राइट्स सीधा गवर्नमेंट यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन जो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। यानी कि जहां पे ये क्या चीज होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पे क्या चीज रहता है कि ये हमारे आप जो लिस्ट देखोगे, जो लॉ के लिस्ट, रूल्स के लिस्ट है, तो 3 तरह के लिस्ट बने हुए हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर आते हैं जो कि जिस पे लॉ यदि बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उस पे हर स्टेट के पास ये फ्रीडम होता है कि स्टेट लॉ बनाएगा। और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मैटर होते हैं जिसपे दोनों ही बना सकते हैं। अब इसमें कब कौन सा प्रिवेल करेगा ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फेडरल का मतलब क्या चीज है कि टू सम एक्सटेंट ये डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी होती है, अल्टीमेट जो पावर होता है वो किसके पास होता है, वो स्टेट के पास होता है। यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल में है उसको क्या चीज कहते हैं कि उसके कुछ जो फेडरल सिस्टम का जो है सो कुछ अपना फीचर होता है, कुछ कैरेक्टर होता है जिसको कि यहां पे मैं आपको बताता हूं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो मैंने अभी डिस्कस भी किया कि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं, यानी कि स्टेट लेवल पे भी होते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं। दूसरा क्या चीज है कि पावर ऑफ लॉ मेकिंग है, पावर ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट होता है और स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तीसरी बात जो होती है यहां पे कि यूनियन और स्टेट दोनों ही हैं, उनको इन दोनों से बढ़ के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिसको राइट्स दिए गए हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों को, उन राइट्स को निभाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अलग अलग दिया गया और वो इन्हें निभाना पड़ेगा। जुडिशरी जो है इन बातों से अलग है। यहां पे जुडिशरी एक अलग सिस्टम में चलता है, लेकिन उसके भी ऊपर कुछ जो है पावर रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होता है उस केस में जुडिशरी यहां पे आती है। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। स्टेट हर लेवल पे सबको अलग अलग राइट दिए गए हैं, लेकिन सभी को कंट्रोल करने वाला कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई कॉन्फ्लिक्शन होता है तो उस कॉन्फ्लिक्शन को जुडिशरी जो है सो देखेगी, यदि लॉ रिलेटेड कॉन्फ्लिक्शन है तो, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है। तो दिस इज द federal character which possesses the constitution of India. Also, that's why Indian constitution is called the federal constitution. अब बात हम करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, फिर फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, कौन कौन से आर्टिकल में हैं और ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।